इस क्लास में आप देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के यूनिट नंबर 2 और 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। और इसके पहले भी आपके यूनिट नंबर 1 और भी यूनिट्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर है तो जाके प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक कर लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ प्रोज, सबसे पहला टॉपिक आता है प्लॉट। प्लॉट का मतलब होता है कि कहानी की रूपरेखा। जैसे आप निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें रूपरेखा लिखते हैं, उसी तरह कहानी का भी एक रूपरेखा होता है जिसे कहते हैं प्लॉट। तो समझिए इसकी डिफिनेशन क्या है। प्लॉट क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी, यानी किसी भी कहानी में जो घटनाएं होती हैं उसका एक सीक्वेंस ही कहलाता है प्लॉट। जैसे कि प्लॉट होता है प्लान ऑफ स्टोरी, प्लान ऑफ अ स्टोरी। जैसे आप कोई कहानी बना रहे हैं तो एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे आपका एक लेसन है द लास्ट लीफ, सबसे फर्स्ट लेसन है यूनिट नंबर 4 का। द लास्ट लीफ में क्या होता है, जॉन्सी जो होती है वो निमोनिया से बीमार होती है। तो उसके बाद क्या होता है, सू जो कि उसकी फ्रेंड होती है वो इसकी हेल्प करती है। फिर बहरमैन जो है वो लीफ पेंट करता है। तो ये एक सीक्वेंस से हो रहा है ना, स्टोरी की इवेंट्स हैं, ये एक सीक्वेंस है। सबसे पहले वो बीमार हो रही है, फिर सू जो उसकी फ्रेंड है वो उसकी हेल्प कर रही है, फिर बहरमैन जो है वो लीफ पेंट करता है। तो ये जो सीक्वेंस है इसी को कहा जाता है प्लॉट। ये कहानी का प्लॉट है। तो प्लॉट याद रखिए कि कहानी की रूपरेखा है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो कि आपके यूनिट नंबर 2 में है। इसके बाद आपको पढ़ना है कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, व्हाट इज़ कैरेक्टराइजेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन होता है हाउ द राइटर डिस्क्राइब एंड डेवलप्स द कैरेक्टर्स। जो राइटर होता है, जो लेखक होता है, वह किस तरह से अपनी जो उसकी कहानी में जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, डेवलप्स, उनका बिहेवियर जो है किस तरह से उनको डिस्क्राइब कर रहा है, यही होता है कैरेक्टराइजेशन। जैसे कि याद रखिए, इसको याद रखने का ट्रिक है कि एक्टर प्लस एक्शंस, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं जो वो एक्शंस करते हैं, जो उनका कार्य होता है, वही जब राइटर हमें स्टोरी में बताता है तो वही कहलाता है कैरेक्टराइजेशन। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, बहरमैन जो होता है द लास्ट लीफ का, वो जो है काइंड और ब्रेव है। तो ये उसकी विशेषताओं को राइटर बता रहा है। तो कैरेक्टर की विशेषता या बिहेवियर के बारे में जब राइटर बताता है तो वही कहलाता है कैरेक्टराइजेशन, यानी पात्र का निर्माण। थर्ड आता है, थर्ड टॉपिक में आपको पढ़ना है नरेटिव टेक्निक क्या होता है। तो नरेटिव टेक्निक का मतलब होता है कि कहानी कहने का तरीका, नरेटर किस तरह से कहानी को कह रहा है, यही होता है। चलिए डिफिनेशन देखिए सबसे पहले, उसके बाद ही आपको समझ आएगा। द वे स्टोरी इज़ टोल्ड, कहानी कहने का जो तरीका होता है वही कहलाता है नरेटिव टेक्निक। जैसे कि कहानी कौन कह रहा है, द वे स्टोरी इज़ टोल्ड, फर्स्ट पर्सन कह रहा है, थर्ड पर्सन और ओमनिशियंट। जैसे कि नरेटर इज अ स्टोरी टेलर। एग्जाम्पल से समझिए, जो ओ हेनरी यूजेस थर्ड पर्सन नरेटर इन दी लास्ट लेसन। जो ओ हेनरी हैं वो थर्ड पर्सन के रूप में कहानी को कह रहे हैं, यानी वो उस कहानी में खुद नहीं वो कहानी के पात्र हैं, बल्कि वो थर्ड पर्सन के रूप में कहानी को कह रहे हैं। जॉन्सी अगर कहती, जो कि इसकी मेन कैरेक्टर है, तो वो फर्स्ट पर्सन होती। लेकिन अगर कोई तीसरा कहानी को कह रहा है जो उस स्टोरी का कैरेक्टर नहीं है, केवल राइटर है, थर्ड पर्सन के रूप में कह रहे हैं, तो वो कहलाते हैं थर्ड। 4 आता है, 4 क्वेश्चन स्ट्रक्चर से। व्हाट इज स्ट्रक्चर, ये 4th पॉइंट है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, दी ओवरऑल डिज़ाइन और अरेंजमेंट ऑफ अ स्टोरी। जो कहानी का ओवरऑल एक डिज़ाइन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वही कहलाता है। तो ट्रिक याद रखिए, स्ट्रक्चर अ स्टेटमेंट ऑफ स्टोरी। जैसे कि एग्जाम्पल से, जैसे आप कोई ऐसे लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे,
फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेक्स और लास्ट में एंडिंग, यानी सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, फिर मिडल पार्ट, फिर एंडिंग यानी कंक्लूजन। तो ये होता है स्ट्रक्चर किसी भी स्टोरी को लिखने का। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रोज स्टाइल। जो प्रोज के एक गद्य के जो प्रकार होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला प्रोज का टाइप जो आता है वो है ऑटोबायोग्राफी। व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफी, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, डेफिनेशन देखिए। व्हेन अ पर्सन राइट्स अबाउट हिज ओन लाइफ, जब एक पर्सन लिखता है अबाउट बारे में, अपनी लाइफ के बारे में वह खुद लिखता है, तब वह कहलाती है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब होता है लाइफ। जब खुद के लेखक जो है वो खुद की लाइफ के बारे में लिखता है तो वह कहलाता है ऑटो बायोग्राफी। एग्जाम्पल से समझिए, एक है विंग्स ऑफ फायर, जो कि भाई एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने खुद से ही आत्मकथा अपने बारे में लिखा है, खुद ही उसके राइटर हैं, यही कहलाता है ऑटोबायोग्राफी। डिफिनीशन एक बार फिर से देखिए। व्हेन अ पर्सन राइट्स अबाउट हिज ओन लाइफ, जब एक पर्सन, एक राइटर जो होता है वो खुद के बारे में लिखता है। सेकंड आता है टॉपिक बायोग्राफी, जीवनी। जैसे हिंदी में आप जीवनी याद करते होंगे, इंग्लिश में याद करते होंगे ना, उसी तरह जीवनी और ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस समझिए। तो इसकी डिफिनेशन होगी व्हेन समवन राइट्स अबाउट एन अदर पर्सन्स लाइफ। उसमें आपने देखा था कि राइटर जो होता है वो सेल्फ, मतलब सेल्फ अपनी लाइफ के बारे में लिखता है, जबकि बायोग्राफी जो है उसका राइटर कोई और होता है और वह किसी और की लाइफ के बारे में लिखता है। जैसे ट्रिक इसकी याद रखने की है कि बायो मतलब होता है लाइफ, किसी की भी लाइफ, और ग्राफी मतलब राइटिंग। तो व्हेन समवन, जब कोई राइट्स लिखता है, जब कोई लिखता है अबाउट एनो अदर पर्सन्स लाइफ, किसी और व्यक्ति की लाइफ के बारे में। जैसे कि समझिए एग्जाम्पल से, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बाय लॉइस फिशर। ये जो लॉइस फिशर हैं ये अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर लिखते तो ये हो जाता ऑटोबायोग्राफी, लेकिन ये किसी और की लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, महात्मा गांधी की लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, तब ये होता है बायोग्राफी। अब आता है थर्ड प्रोज टाइप। प्रोज का अगला प्रकार जो होता है वो होता है ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग का मतलब होता है संस्मरण यानी यात्रा वृतांत। जैसे कि डिफिनेशन से समझिए, राइटिंग बेस्ड ऑन ट्रैवल एक्सपीरियंस। जो राइटिंग होती है, जो लिखा होता है वह बेस्ड होता है, आधारित होता है ऑन ट्रैवल एक्सपीरियंस, यात्रा का जो अनुभव है उस पर बेस्ड होता है, यानी यात्रा से संबंधित होता है। एंड प्लेसेस विजिटेड, और जहाँ पे विजिट किया गया है उसके बारे में। कैसे याद रखिए कि ट्रिक क्या है, ट्रैवल जर्नी के बारे में प्लस लोग इज इक्वल राइटिंग। यानी एग्जाम्पल से समझिए, एक बहुत ही पॉपुलर है ट्रैवलॉग, ग्लीवर्स का ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। ये जो है, यानी कहीं आप यात्रा करने जा रहे हैं, वहाँ आप अगर अपने अनुभवों के बारे में लिखेंगे, उस जगह से रिलेटेड, तो आप अपने ट्रैवल का जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वही कहलाता है यात्रा वृतांत यानी ट्रैवलॉग। इसके बाद आता है पेरियोडिकल एस्से। पेरियोडिकल एस्से जो होता है यह एक टाइप ऑफ एस्से होता है। एस्से जैसे कई प्रकार के होते हैं, तो एक होता है पेरियोडिकल एस्से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो एस्से और आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन मैगजीन्स और न्यूज़पेपर रेगुलरली। जो एस्से होते हैं और आर्टिकल होते हैं जो कि मैगजीन और न्यूज़पेपर में रेगुलरली मतलब दैनिक रूप से डेली पब्लिश किए जाते हैं, छपते हैं, वही कहलाते हैं पेरियोडिकल एस्से। तो पेरियोडिक कम्स अगेन एंड अगेन। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक बहुत ही पॉपुलर पेरियोडिकल एस्से है द स्पेक्टेटर एस्से बाय जोसेफ एडिसन। इसके बाद आता है फॉर्मल एस्से। फॉर्मल एस्से क्या होता है? फॉर्मल एस्से जो होता है वो भी एक एस्से का टाइप होता है।
पहले आपने देखा पेरियोडिकल एसे, अब देखिए फॉर्मल एसे क्या होता है। तो डिफिनीशन है सीरियस, लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव एसे। ये जो एसे होता है नो पर्सनल फीलिंग। जैसे कि ये फॉर्मल है तो इसमें पर्सनल कोई बातें नहीं होती। ये एक सीरियस, लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव टाइप का एसे होता है। जैसे कि याद रखिए ये यूज़ होता है ऑफिस पर्पस के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल है कि ऑफ स्टडीज़ बाय फ्रांसिस बेकन, आपके ही लेसन में है, आपके ही सिलेबस में है। फ्रांसिस बेकन का एक एसे है जो ऑफ स्टडीज़ करके। जो फॉर्मल एसे होता है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कुछ नॉलेज शेयर करना, कोई आपके साथ कोई नॉलेज शेयर कर रहा है। तो जैसे कि फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़ है तो इसमें हम ज्ञान का जो पढ़ाई का महत्व होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, तो वही कहलाता है फॉर्मल एसे। यानी इसमें व्यक्तिगत कोई जो बहुत गहराई से किसी के बारे में नहीं होता, बल्कि ये हमें ज्ञान देने के लिए या गंभीर रूप से जो बातें होती हैं वही केवल बताई जाती हैं फॉर्मल एसे में। फिर थर्ड टाइप जो होता है एसे का वो होता है पर्सनल एसे। पर्सनल एसे क्या होता है? पर्सनल एसे में जो है कि ये फॉर्मल का अपोजिट होता है। फॉर्मल एसे में जो पर्सनल कोई भी बातें नहीं होती, लेकिन जो पर्सनल एसे है उसमें फॉर्मल बातें नहीं होती। इसमें पर्सनल बातें होती हैं, उसमें फॉर्मल बातें होती हैं। चलिए देखते हैं डिफिनीशन। इसमें क्या है, फ्रेंडली, इमोशनल एंड पर्सनल राइटिंग स्टाइल होती है। और ट्रिक याद रखिए कि पर्सनल एसे जो है वो इज इक्वल फीलिंग प्लस ह्यूमर। एग्जाम्पल्स है जैसे ड्रीम चिल्ड्रन जो कि चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा गया है, ये भी आपके सिलेबस में है। तो ये एक पर्सनल एसे है। इसमें ये अपने ड्रीम्स के बारे में बता रहे हैं, उनके जो ड्रीम चिल्ड्रंस होते हैं जो कि एक कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो ये अपने अनुभव के बारे में लिख रहे हैं, जो कहलाता है पर्सनल एसे। यानी व्यक्तिगत अनुभव के बारे में जब कोई ऐसे होता है तो वह कहलाता है पर्सनल एसे। और फॉर्मल एसे जो कि ऑफिस के कामों के लिए या कोई हमें नॉलेज देने के लिए होता है वो होता है फॉर्मल एसे। अब देखिए यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है प्रोज डिवाइसेस। प्रोज की जो डिवाइसेस होती हैं यानी जिन चीज़ों से मिलकर एक प्रोज बनता है। प्रोज में जैसे कि स्टोरी, ऐसे जिन चीज़ों से मिलकर बनता है वही कहलाता है प्रोज डिवाइसेस। सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है थीम के बारे में। व्हाट इज़ थीम? क्वेश्चन आता है थीम क्या होता है। डिफिनीशन समझिए। थीम द मेन आइडिया और सेंट्रल मैसेज ऑफ अ स्टोरी। जैसे कोई भी स्टोरी आप पढ़ रहे हैं उससे जो आपको निष्कर्ष निकलता है वो स्टोरी जो मैसेज देती है, सेंट्रल मैसेज जो होता है उस स्टोरी का, वही कहलाता है थीम। जैसे कि ट्रिक देखिए, थीम जो क्या होता है थॉट के बारे में बताता है, यानी उस स्टोरी का थॉट क्या है, मेन आइडिया क्या है। जैसे एग्जांपल से समझिए, द लास्ट लीव जो आपका एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, इसकी थीम क्या है? इसमें आपने कुल मिलाकर यही पढ़ा आशा के बारे में ना। जॉन्सी जो है अपनी आशा खो बैठती है और बहरमैन जो होता है वो सेक्रीफाइस करता है लास्ट लीव बनाने के लिए, जॉन्सी को आशा देने के लिए। तो ये उसका मेन थीम हो गया। इसी तरह हर स्टोरी का कोई ना कोई थीम होता है। फिर समझिए पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक प्रोज डिवाइस ये भी है। प्रोज डिवाइसेस आप पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3 में, आपके प्रोज डिवाइसेस है आपके सिलेबस में। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? तो डिफिनीशन देखिए, पोजीशन फ्रॉम विच द स्टोरी इज टोल्ड। जैसे कि ट्रिक क्या है, हु इज स्पीकिंग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है जैसे आई, मैं, यानी राइटर अगर खुद जो है वो कह रहा है किसी स्टोरी को तो वो होता है फर्स्ट पर्सन। और थर्ड पर्सन में पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है दृष्टिकोण या नज़रिया, यानी स्टोरी किसके दृष्टिकोण से कही जा रही है। उसके बाद आता है थर्ड प्रोज डिवाइस जो कि होता है इमेजरी। व्हाट इज़ इमेजरी? डिफिनेशन है कि वर्ड दैट क्रिएट पिक्चर इन द रीडर्स माइंड
ऐसे वर्ड्स जो क्रिएट करते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं इन द रीडर माइंड। जो भी पाठक होता है उसके माइंड में जो एक इमेज क्रिएट होती है, एक पिक्चर क्रिएट होती है, वही कहलाता है इमेजरी। इमेजरी वर्ड ट्रिक से, जैसे कि इमेज का मतलब होता है पिक्चर, याद रखिए। इमेजरी जब आए तो आप पिक्चर तुरंत याद कर लीजिए कि पिक्चर। अब जैसे एग्जाम्पल से समझिए, द लास्ट लीव लंग टू द वॉल लाइक अ आयरन। जब ये सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ इमेज बनती है कि हाँ ये लास्ट लीव है, ये लंग कर रही है ऐसे वॉल पर ना। तो जब कोई वर्ड आप पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ दिमाग में कुछ पिक्चर्स क्रिएट होती हैं, कभी कभी आप पढ़ते होंगे तो ऐसे कोई भी स्टोरी सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में ऐसे कैरेक्टर्स की पिक्चर बनती है, तो वही कहलाता है इमेजरी। यानी ऐसे वर्ड जिन्हें पढ़ने पे आपके दिमाग में कोई पिक्चर क्रिएट हो, वही होता है इमेजरी। इसके बाद जो 4th नंबर पर आता है प्रोज डिवाइस, वो होता है टोन एंड मूड। टोन क्या होता है? टोन होता है कि राइटर्स एटीट्यूड। जो राइटर होता है वो किस टोन में लिख रहा है स्टोरी को। और मूड क्या होता है? मूड यानी रीडर्स फीलिंग। जो रीड कर रहा है उसको पढ़ने के बाद, राइटर के थॉट्स को पढ़ने के बाद वो कैसा फील कर रहा है, हैप्पी फील कर रहा है, सैड फील कर रहा है। और राइटर्स का एटीट्यूड बता रहा है कि राइटर वो किस तरह से अपनी स्टोरी को कह रहा है, उसका लहजा क्या है कहने का, यही कहलाता है टोन। अब देखिए, टोन जो होता है वो ऑथर से संबंधित होता है, जबकि मूड जो है वो रीडर के फीलिंग से रिलेटेड है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि सैड टोन। राइटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा उदास होकर कोई चीज़ लिख रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो वो तो हो गया टोन, लहजा राइटर का। जबकि टोन होपफुल और टोन जो है वो होपफुल, आशावादी है। और जबकि मूड क्या होता है? इन द लास्ट लीव। मूड जो है आपका लास्ट लीव पढ़ने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, तो वो हो जाता है मूड। इसके बाद आ जाता है एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है? 5 नंबर टॉपिक पर आता है एनालॉजी। ये भी एक प्रोज की डिवाइस है, यानी इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर हमारा प्रोज बनता है। तो कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। जब दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, उनका तुलना किया जाता है, तो वही कहलाता है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी, यानी किसी दो चीज़ों के बीच में सिमिलरिटी को बताना, यही कहलाता है एनालॉजी। एग्जाम्पल से समझिए, लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी। लाइफ और जर्नी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत आर डिफरेंट थिंग्स, बट जो है इनका कंपैरिजन किया जा रहा है, इनकी सिमिलरिटीज़ को ढूंढा जा रहा है। लाइफ को यात्रा की तरह कहा जा रहा है, तो ये इनकी सिमिलरिटीज़ हो गई, इसी को कहा जाता है एनालॉजी। कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स इज कॉल्ड एनालॉजी। आइए देख लेते हैं 6 नंबर पर टॉपिक जो है प्रोज डिवाइस है, वो है एंटीथीसिस। अब समझिए एंटीथीसिस क्या होता है। इसकी डिफिनेशन है टू अपोजिट आइडियाज़ प्लेस्ड टुगेदर। जब दो अपोजिट आइडियाज़ जो हैं वो एक साथ आते हैं, जैसे कि एंटी और अपोजिट, या विलोम शब्द आप समझिए, जैसे कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। ये दोनों क्या हैं? अपोजिट आइडियाज़ हैं। वो स्पीच जो है वो सिल्वर है, बट साइलेंस जो है वो गोल्डन है। तो ये दोनों अलग अलग आइडियाज़ हैं जिन्हें एक साथ में रखकर कंपैरिजन किया जा रहा है। टू अपोजिट आइडियाज़ प्लेस्ड टुगेदर। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ऑनलाइन राइटिंग क्या होता है। ऑनलाइन होता है राइटिंग, इंटरनेट पर राइटिंग स्किल्स, या ऑनलाइन किसी चीज़ को लिखना ही, किसी टॉपिक पे बारे में लिखना ही कहलाता है ऑनलाइन राइटिंग। ये कई तरह के होते हैं। एक होता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मतलब किसी टॉपिक पर आर्टिकल लिखना। और इंटरनेट कंटेंट राइटिंग होता है वेबसाइट या कंपनी के लिए लिखना। जबकि
ईमेल राइटिंग जो है वो ऑफिशियल या पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए ईमेल राइटिंग लिखा जाता है। तो ये सभी ऑनलाइन राइटिंग्स के टाइप्स हैं। एग्जाम्पल फॉर्मेट देख लीजिए ईमेल का किस तरह होता है, ये एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले ईमेल का एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लिखना होता है रिक्वेस्ट फॉर द अटेंडेंस सर्टिफिकेट, आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसके बारे में लिखिए। फिर सैल्यूटेशन में डियर सर, डियर मैम जिनको भी लिख रहे हैं। फिर काइंडली इशू माय अटेंडेंस सर्टिफिकेट। फिर थैंक यू, योर सिंसियरली, अपना नाम लिख दीजिए। ये होता है एक ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट। तो इसी तरह से आपने देखा यूनिट नंबर 2 एंड 3 के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बहुत एग्जाम्पल के साथ, जो कि आपकी एग्ज़ाम में एग्जाम्पल भी लिखने को आता है। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर से करिएगा, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए।